विद्यापति हिंदी साहित्य में भक्तिकाल और आदिकाल दोनों के संधि स्थल पर खड़े कवि हैं। एक तरफ जब आदिकाल खत्म हो रहा था, आदिकाल की प्रवृत्तियां कमज़ोर हो रही थी, छीन हो रही थी, बदल रही थी, और दूसरी तरफ जब भक्तिकाल की प्रवृत्तियां अपने स्वरूप को ग्रहण कर रही थी, तो इस संधि स्थल पर इसी परिवेश में, इसी परिदृश्य में विद्यापति जैसे कवि का आगमन होता है। विद्यापति का समय 1350 से 1450, यानी कि जो 100 वर्ष की अवधि है, इस बीच में विद्यापति हुए। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति को एक लंबी उम्र मिली थी, और विद्यापति ने भारत के बिहार प्रदेश के जो उत्तरी सीमांत का इलाका है, जिसे हम कहते हैं तिरहुत प्रदेश के रहने वाले, दरभंगा जिसे आजकल कहते हैं, वहाँ मैथिल क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले कवि थे विद्यापति। और विद्यापति ने सिर्फ मैथिली भाषा में कविता नहीं की, विद्यापति ने मैथिली में कविताएं तो की ही, इसके साथ उन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश अवभट भाषा में भी काव्य रचनाएं की। पुरुष परीक्षा और गोरख विजय, ये दो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। इसके अलावा उनकी जो पदावली है, पद यानी गाने योग पद रचनाओं को हम पद कहते हैं, गेय रचनाओं को पद कहते हैं, तो उनकी जो पदावली है वह मैथिली भाषा में है। जबकि उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, यह जो दो रचना है, यह अपभ्रंश अवहट भाषा में है। अवहट क्या है? तो अवहट भी अपभ्रंश का एक रूप है। हमने बताया था कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये भाषा का विकास क्रम है। तो अपभ्रंश का ही एक परिवर्तित रूप है अवहट, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, और उसी के बाद फिर हिंदी का विकास होता है। तो यह जो अपभ्रंश का एक रूप है अवहट, जो और ठेठ देशज है, उसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना हुई है। हमारे पाठ्यक्रम में जो रचना है लगी है वो है कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की अवहट भाषा की रचना है, अपभ्रंश अवहट मिश्रित रचना है, और इसके कुछ छंद हमें पढ़ने हैं। कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं। पल्लव यानी अध्याय, चैप्टर्स। कीर्तिलता में 4 चैप्टर्स हैं, 4 पल्लव हैं, और इसकी कहानी जो है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहला जो कीर्तिलता, आप नाम से ही देखेंगे, कीर्तिलता, कीर्ति का एक अर्थ होता है यश, आपका यश, नाम, फेम। लेकिन यहाँ जो कीर्ति है वह कीर्ति है राजा कीर्ति सिंह। अब राजा कीर्ति सिंह कौन थे? तो तिरहुत प्रदेश में जो एक वंश था बहुत प्रसिद्ध, उस वंश का नाम था ओइनवार वंश। ओइनी वंश भी इसको कहते हैं। तो इस ओइनवार वंश या ओइनी वंश के राजा थे कामेश्वर राय। सबसे पहले कामेश्वर राय राजा थे। कामेश्वर राय के पुत्र हुए जो अगले राजा हुए, उनका नाम था भोगीश्वर राय, भोगीश राय। उनके पुत्र हुए जिनका नाम था गणेश राय, गणेश्वर, राजा गणेश्वर। और उस राजा गणेश्वर के 2 पुत्र थे जिनका नाम था, बड़े का नाम वीर सिंह और छोटे का नाम कीर्ति सिंह। तो ये कीर्ति वही कीर्ति सिंह के नाम से लिया गया है, और लता का अर्थ है उसकी यशगान। कीर्ति लता यानी राजा कीर्ति सिंह के यश का गान इस रचना में किया गया है। तो क्या यह रचना जो कीर्ति लता है वह सिर्फ कीर्ति सिंह के जीवन के वर्णन के लिए ही महत्वपूर्ण है, या इसमें कुछ और है? तो एक बात तो यह है कि कीर्तिलता नामक राजा कीर्ति सिंह तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और दूसरा यह है कि इस रचना में उस कीर्ति सिंह राजा के जीवन के वैशिष्ट्य के वर्णन के साथ साथ जो सामाजिक वर्णन हुआ है, युग जीवन, समाज जीवन और समय के यथार्थ का वर्णन हुआ है, वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कीर्ति सिंह के जीवन की कहानी क्या है कि कीर्ति सिंह राजा गणेश्वर राय, गणेश राय के पुत्र हैं, और राजा गणेश राय की हत्या उनके मंत्री असलान नामक मंत्री ने, जिसका नाम था असलान नामक मंत्री ने धोखे से राजा गणेश्वर राय की हत्या कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बल और बुद्धि में
असलान राजा गणेश्वर राय से कमज़ोर था, तो और उसको राज्य की लालसा हुई, राज्य हड़पने की नीयत थी उसके पास, तो उसने धोखे से अपने राजा को मार दिया और उस राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में असलान नामक मंत्री को, जो बाद में गणेश्वर राय को मार के राजा हो गया, उसे एहसास हुआ कि हमने गलत किया, और पश्चातापवश उसने कीर्ति सिंह को, गणेश्वर राय के पुत्र वीर सिंह और कीर्ति सिंह को यह प्रस्ताव दिया कि आपके पिता को धोखे से मारकर मैंने आपका राज हड़प लिया है, लेकिन अब मैं पश्चातापवश यह राज आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। सभी मंत्रियों ने, रानी ने, सब ने समझाया कीर्ति सिंह को, वीर सिंह को कि ऐसा है कि अब वो पश्चातापवश राज वापस कर रहा है तो राज ले लो। लेकिन कीर्ति सिंह ने कहा कि दान में मिला हुआ राज लेना कायरता है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, कायरता है, यह वीरता की निशानी नहीं है। मैं उस अपने पिता के हत्यारे को युद्ध के लिए ललकारूंगा, उसे युद्ध में परास्त कर करके अपना राज वापस लूंगा और अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध लूंगा। ये उसने कहा। क्यों? क्योंकि दान में मिले हुए राज्य से मैं अपने अपमान नहीं करना चाहता, अपने बल पौरुष का अपमान नहीं करना चाहता। तो ये था। तो उनके जीवन, इस यह जो रचना है कीर्तिलता, इसमें कीर्ति सिंह के जीवन में जो अपने पिता के वैर का प्रतिशोध वो ले रहे थे वो, और राज्य जो उन्होंने वापस अपना हासिल किया, ये इन दोनों विशेषताओं के साथ जो तीसरी विशेषता महत्वपूर्ण है वो ये कि उस तत्कालीन समय में जो समाज था तिरहुत प्रदेश का, उत्तर भारत का, विद्यापति के समाज समय का जो समाज था और उस समाज का जो यथार्थ था, सच्चाई थी, वेशभूषाएँ, खान पान, रहन सहन, जो भी सामाजिक वैशिष्ट्य होता है वो सब इस रचना में बहुत खूबसूरती से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से व्यक्त हुआ है। तो युग जीवन के चित्रण के लिए भी कीर्तिलता बेहद महत्वपूर्ण रचना है, जिसे पढ़ा जाना चाहिए। पदावली मैथिली भाषा में रचित है और उसका विषय प्रेम और श्रृंगार है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पदावली में जो अधिकतर गेय पद हैं और उसका विषय प्रेम और श्रृंगार है, जबकि कीर्तिलता का विषय प्रेम और श्रृंगार नहीं है, बल्कि कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र और यशगान का वर्णन करते हुए उसके पराक्रम, पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की कहानी और साथ में अपने राज वापस लेने, और इसके साथ युग जीवन, उस समय के समाज का, मनुष्यों के यथार्थ जीवन के यथार्थ की जो अभिव्यक्ति है वह बहुत सलीके से हुई है। यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह जैसे, डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने ये इस बात को कहा कि विद्यापति को नए साहित्य में यथार्थवाद के शुरुआत करने वाले लोगों में से माना जाना चाहिए। यानी विद्यापति ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कवि हैं जिन्होंने नए साहित्य में यथार्थवाद को सबसे पहले प्रमुखता दी। इसका दो कारण था। एक जो युद्ध और सामंती परिवेश का चित्रण था वह तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां विद्यापति ले ही आ रहे थे, लेकिन जो भक्तिकाल की प्रवृत्तियां थीं जिसमें कविता दरबार से निकल के लोक जीवन की तरफ जाती है, वह प्रवृत्ति विद्यापति में दिखती है। और यही कारण है कि कीर्तिलता में सिर्फ युद्ध और प्रेम का वर्णन ही नहीं है, बल्कि लोक जीवन के, समाज जीवन के, युग जीवन की यथार्थ का, कटु यथार्थ का, सुंदर यथार्थ का वर्णन है। और कविता सिर्फ प्रेम और श्रृंगार नहीं, बल्कि जीवन और मनुष्यों के जीवन के यथार्थ और सामाजिक यथार्थ से जुड़ती है। यह भी विद्यापति के कीर्तिलता का वैशिष्ट्य है। इसलिए कीर्तिलता का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है कीर्तिलता में विद्यापति का, वह बेहद महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता में 4 पल्लव यानी पल्लव अर्थात अध्याय हैं। प्रथम पल्लव एक प्रकार की कीर्तिलता की पृष्ठभूमि है। जो कहानी आगे कीर्तिलता में बताई गई है राजा कीर्ति सिंह के जीवन की, उसकी एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका के रूप में प्रथम पल्लव की जो है प्रस्तुति की गई है विद्यापति के द्वारा। इसमें मंगला, जैसे किसी जो एक काव्य रूढ़ी है कि मंगलाचरण किसी रचना के आरंभ में करते हैं, उसमें एक मंगलाचरण से तरह से शुरुआत की गई है। और उसके बाद मंगलाचरण के बाद ईश्वर की वंदना के बाद सज्जन पुरुषों की विशेषताओं और दुर्जन पुरुषों के दुष्टता की पहचान और लक्षणों को बताते हुए विद्यापति आगे बढ़ते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि
किस भाषा में काव्य रचना की जाए, क्योंकि संस्कृत भाषा में अगर काव्य रचेंगे विद्यापति, वो कहते हैं कि अगर कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र के गान अगर मैं संस्कृत भाषा में बताऊं तो केवल जो विद्वान आदमी है जिन्हें संस्कृत आती है वही उसको समझ पाएंगे कीर्ति सिंह के जीवन के वैशिष्ट्य को। और अगर मैं प्राकृत भाषा में रचना करता हूँ तो उसमें वो रस उत्पन्न नहीं होगा जो वो उत्पन्न करना चाहते थे, जो वैशिष्ट्य वो कीर्ति सिंह की कहानी को, जीवन चरित्र को देना चाहते थे। तो दोनों में समस्या थी कि संस्कृत में अगर कीर्तिलता की रचना करते संस्कृत भाषा में तो वो विद्वानों को समझ में आती, और प्राकृत में करने पर रस उत्पन्न करना मुश्किल था, रस ग्रहण करना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक अपभ्रंश भाषा, अवहट भाषा, देसी भाषा ही है जो सबको अच्छी लगती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इसी देसी भाषा में अर्थात अवभट भाषा में काव्य रचना करूँगा, कीर्तिलता रचूँगा, कीर्ति सिंह के जीवन के चरित्र का गान सुनाऊँगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवट्टा, यानी देसिल बैना, देसी भाषा, लोक भाषा, समाज की भाषा, अपने मिट्टी की भाषा, अपने समाज जीवन की भाषा हर किसी को अच्छी लगती है। इसीलिए मैं कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र को अपनी देसी भाषा, अवहट भाषा में प्रस्तुत करूँगा। यह ऐसा जानता हूँ मैं कि अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, ऐसा जानकर मैं अपनी बात अवहट भाषा में कहूँगा। प्रथम पल्लव में ही जो एक कथानक रूढ़ी है ना, भृंग भृंगी संवाद। भृंग मतलब होता है भौरा और भृंगी मतलब फीमेल भौरा। तो दोनों के आपस में संवाद से कथा आगे बढ़ती है। इसी तरह सुखी संवाद की परिपाटी हमारे साहित्य में दिखाई पड़ती है। तो सुखी संवाद और भृंग भृंगी संवाद, कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद के सहारे कथा को सूत्र के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। उसी से वार्तालाप के तहत कथा आगे बढ़ती है। तो जो भृंगी है वो पूछती है कि संसार का सार क्या है, मूल तत्व क्या है, क्या बचा रह जाता है अंत में संसार में, सबसे पहले क्या है संसार में। तो भृंग कहता है कि जो वीर पुरुष अपने स्वाभिमान, मान सम्मान, आत्मगौरव की रक्षा करते हुए जीवन जीता है वही संसार का सार है। वीर पुरुष का अवतार ही संसार का सार है। ठीक है, यानी हर स्थिति में मनुष्य को अपने गौरव, अपने सम्मान, अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। खैरात, दान, आश्रय पर सहारे जीवन नहीं जीना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, राजा कीर्ति सिंह को उसके पिता के हत्यारे असलान के द्वारा राज्य वापस लौटाने जाने का प्रस्ताव दिया जाता है कि मैंने गलती से तुम्हारे पिता को मार दिया है, मैं राज्य वापस लौटा रहा हूँ। लेकिन कीर्ति सिंह कहता है कि तुमने अपने पराक्रम से, बल से मेरे पिता को मार के राज्य लिया था, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से तुम्हें युद्ध के लिए ललकारूं और पराजित करके तुमसे अपना राज्य वापस लूँ और अपने पिता के प्रतिशोध का बदला लूँ। तो ये जो मानयुक्त जीवन है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके लिए वो राजा बलि, परशुराम, भगीरथ, राम इत्यादि का उदाहरण देते हुए कीर्ति सिंह को उसी परंपरा से विद्यापति जोड़ते हैं। ठीक, दूसरा पल्लव जो है, दूसरा पल्लव में इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि भृंगी फिर पूछती है कि असलान और कीर्ति सिंह के बीच बैरीपन, दुश्मनी कैसे उत्पन्न हुआ। यहाँ से इसका आरंभ होता है। ठीक है, और कथा आगे बढ़ती है। तीसरे पल्लव में जो कीर्ति सिंह है वह जौनपुर नगर आता है। अब आप कहेंगे कि जौनपुर नगर क्यों आता है, तो राज्य तो कीर्ति सिंह का उसके पिता के हत्यारे असलान ने छीन लिया था। तो कीर्ति सिंह और वीर सिंह किस प्रकार युद्ध में ललकारते उसको। युद्ध के लिए सैनिक चाहिए, संसाधन चाहिए, घोड़े हाथी चाहिए, तो ये तो उनके पास था नहीं। तो उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा राजा था वह था जौनपुर का राजा इब्राहिम शाह। तो दोनों भाई कीर्ति सिंह और वीर सिंह तिरहुत से चलकर जौनपुर आते हैं और जौनपुर आने के बाद यहाँ के राजा से मदद मांगते हैं और उसके इब्राहिम शाह की मदद के सहारे वो असलान को युद्ध में ललकारते हैं, हराते हैं और अपना राज वापस पाते हैं। तो तीसरे पल्लव का अध्याय यही होता है कि यहीं से होता है कि जब वो जौनपुर आते हैं और राजा से मिलते हैं, यहाँ से होता है। और चौथा पल्लव ये होता है कि
कब और कैसे शुरू हुआ, असलान और कीर्ति सिंह के बीच युद्ध कैसे हुआ और उसका निष्कर्ष क्या हुआ, इस प्रकार युद्ध शुरू होता है। इससे चौथे पल्लव में इस बारे में लिखा हुआ है। और चतुर्थ पल्लव का अंत होता है कि युद्ध में कीर्ति सिंह और असलान एक दूसरे से घनघोर युद्ध करते हैं और अंत में जब असलान को ये लगता है कि वो कीर्ति सिंह से जीत नहीं पाएगा तो युद्ध छोड़ के भागने लगता है और कीर्ति सिंह कहते हैं कि तू तो कायर है कि तुम युद्ध छोड़ के भाग रहा है, तो युद्ध नहीं लड़ रहा है। एक वीर को चाहिए कि युद्ध में लड़ते हुए मर जाए, रणभूमि से पीठ ना दिखाए, लेकिन असलान अपने जान को बचाने के लिए युद्ध छोड़ के भागता है और कीर्ति सिंह कहता है कि तुम कायर है कि तू युद्ध छोड़ के भाग रहा है और तुमको अगर मैं मारता हूँ तो मैं भी कायर कहलाऊंगा, इसलिए तू जाओ, भाग जाओ, समुद्र में डूब मरो, मैं जीत गया, और वह राज्य प्राप्त कर लेता है। अब हम सीधे कीर्तिलता का जो अंश पढ़ना है उस पर आते हैं। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव और द्वितीय पल्लव के कुछ अंश हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं। तो कीर्तिलता का जब शुरू होता है तो एक मंगलाचरण किया गया है, इसमें जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं उसको बताता हूँ। एक मंगलाचरण विद्यापति ने लिखा है कि वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है जिसमें 8 मात्राओं का 4 चरण होता है। 4 चरण होता है और हर चरण में 8 मात्राएं होती हैं। अनुष्टुप एक छंद है। उन्होंने लिखा है कि शशि भानु बृहत भानु स्फुरत त्रयत चक्षुषा वंदे शंभो पदाम भोजम अज्ञान तिमिर्दुषः। फिर से पढ़ रहा हूँ कि शशि भानु बृहद भानु स्फुरत त्रयत चक्षुषः वंदे शंभो पदाम भोज्यम अज्ञान तिमिर्दुषः। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले कौन? शिव की मैं आराधना करता हूँ। उस शिव की जिनके 3 नेत्र हैं, और तीनों नेत्र कौन कौन है? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, है ना। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रूपी त्रिनेत्र वाले शिव शंभु की मैं वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ कि वे मेरे भीतर से अज्ञान रूपी अंधकार को हर ले। ठीक है, क्यों हर ले? क्योंकि विद्यापति को क्या करना है? कविता लिखनी है। किस पर? कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र पर। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भीतर अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश, है ना, व्याप्त करिए, ताकि मैं राजा कीर्ति सिंह के जीवन का यशगान कर सकूं। क्यों कर सकूं? क्योंकि राजा कीर्ति सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे विद्यापति। राजा कीर्ति सिंह और रानी लक्ष्मा देवी के दरबारी कवि थे कौन? विद्यापति। तो इसलिए विद्यापति राजा कीर्ति सिंह के जीवन का चरित्र वर्णन करते हैं, क्योंकि वो उनके दरबारी कवि थे। और क्या कारण है? और कारण आगे बताया गया है। कहा गया है कि गेहे गेहे कलो काव्यम स्रोत गेहे गेहे कलो काव्यम श्रोता तस्य पुरे पुरे देशे देशे रसज्ञाता दाता जगति दुर्लभ श्रोता ज्ञानोर्वर्धनस्य कीर्ति सिंह महीपते करोति कवितु काव्यम भव्यम विद्यापति कवि, है ना। कि गेहे गेहे कलो काव्यम श्रोता तस्य पुरे पुरे। इस कलयुग में, इस समय ऐसा है कि हर घर में कविता करने वाले लोग हैं, और श्रोता, कविता को सुनने वाले लोग भी हर शहरपुर यानी शहर में मिल जाएंगे। हर घर में कविता करने वाले लोग मिल जाएंगे और हर शहर में कविता सुनने वाले लोग मिल जाएंगे। देशे देशे रसज्ञाता, और कविता में रस लेने वाले जो लोग हैं वो देश देश में मिल जाएंगे। दाता जगति दुर्लभ, लेकिन कविता को सुन करके दान करने वाले, उसको संवर्धन मान करने वाले कवि और कविता का ये दुर्लभ है, ये नहीं मिलेंगे। कविता लिखने वाले घर घर में मिल जाएंगे, सुनने वाले शहर शहर में मिल जाएंगे, और देश देश में उसको समझने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन कविता का सम्मान करने वाले, कवियों का सम्मान करने वाले लोग इस दुनिया में दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है। फिर है कि श्रोतु ज्ञातुर्वदानस्य कीर्ति सिंह महीपते। कविता करने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं, हर घर में, सुनने वाले हर शहर में, और देश देश में कविता को समझने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन कविता का सम्मान करने वाले, कविता को सुन करके दान करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन कीर्ति सिंह महीपते, कीर्ति सिंह राजा कैसे हैं? जो श्रोता भी हैं और कविता जानते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, कवियों और कविता का। इसलिए चूँकि कीर्ति सिंह
कविता का सम्मान करने वाले लोग बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलते हैं, और यह विशेषता कीर्ति सिंह में है कि वो कविता सुनते हैं, समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, कवियों का सम्मान करते हैं, कविता का सम्मान करते हैं। इसीलिए विद्यापति कवि कहते हैं कि मैं ऐसे कीर्ति सिंह के बारे में एक भव्य काव्य की रचना करता हूँ, जो कविता का सम्मान करने वाले, कवियों का सम्मान करने वाले राजा हैं। यहाँ तक जो है वो शुरुआत का था। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके सिलेबस में लगा है। पहला, तिहुवन खेती काची तसु कीर्ति वल्लई पसरेई पसरेई अक्षर अखंभारंभ जऊ मच्चो बंधी न देई ते मैं भनऊ निरूढ़ी कई जइस्यो तैस्यो कब खल खिलंतने दूसही सुवन पसई सब तिवन सुवन पसई कब मज्झू दुज्जन बोलई मंद अवसओ विसहर विश्वमयी विमयी विमुक्तई चंद। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। तिहुवन खेतई काची तसु कित्ती वल्ली पसरेई आखर खंभारंभ जऊ मच्चो बधी न देई ते मैं भनऊ निरूढ़ी कई जैस्यो तैस्यो कव्य खल खिलतने दूसही सुअन पसई पंसई सब सुअन पंसई कव्य मज्झू दुज्जन बोलई मंद अवसओ विसहर विश्वमयी विमयी भूमक्तई चंद। मतलब है तिहुवन खेती काचु तसी कित्ती वल्लई परसेई। विद्यापति कहते हैं कि जो कीर्ति सिंह राजा है वो कविता का सम्मान करने वाले दुर्लभ लोगों में से एक हैं। इसीलिए मैं शब्दों के द्वारा ऐसा मंच बांध करके कीर्ति सिंह के चरित्र को, उसके यश को, उसकी कीर्ति को दुनिया भर में न फैला दूँ, पूरे त्रिभुवन और उसके बाहर न फैला दूँ तो कैसा लगेगा। अर्थात मेरा लक्ष्य है कि मैं ऐसे महान मनुष्य पुरुष कीर्ति सिंह, जो कविता को सुनने, समझने और सम्मान करने वाले हैं, उसके यश कीर्ति को अपने कविता के शब्दों के द्वारा मंच बांध करके पूरी दुनिया में, त्रिभुवन और उसके बाहर फैला दूं। ठीक है, ये इस उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूँ, अक्षर अब आरंभ कर रहा हूँ, काव्य रचना कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे तैसे करके यह निश्चय करके कि मेरा लक्ष्य क्या है, कीर्ति सिंह के चरित्र का गान करना। कीर्ति सिंह का चरित्र कैसा है कि वह कविता सुनने, समझने वाले और उसका सम्मान करने वाले हैं। वह कायर नहीं है बल्कि पराक्रमी है। दान में मिले हुए राज्य को ठुकरा करके पराक्रम से राज्य अर्जित करने वाले राजा हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं। इसलिए यह जान करके कि ऐसा चरित्र उनका है, उस चरित्र का हमें गान करना है, यश फैलाना है। इसलिए मैं यह जान करके जो शब्दों को जोड़ तोड़ के किसी भी तरह, मतलब पूरी कोशिश से कविता कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि मैं तो कविता कर रहा हूँ बहुत शिद्दत से, शब्दों को जोड़ जोड़ करके, लेकिन खल खिलतने दूसही, जो दुष्ट पुरुष हैं, खल हैं, दुर्जन दुष्ट पुरुष हैं, वह मेरे इस प्रयास को, मेरी इस कविता को दूषेंगे, खराब कहेंगे। और सुअन पसंद सब, और सज्जन पुरुष पसंद करेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो मेरी इस प्रयास को, मेरी इस कविता को, कीर्ति सिंह के यश को सुनकर खुश होंगे, पसंद करेंगे। क्यों? सुअन पसई कव्य मज्झू दुज्जन बोलई मंद। क्योंकि जो सुंदर मनुष्य होते हैं, सज्जन मनुष्य होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि वो अच्छा बोलते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, दुर्जन मनुष्य होते हैं, उनकी विशेषता ये होती है कि वो हमेशा खराब बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार विषधर यानी सर्प के पास जहर होता है तो हमेशा वो जहर ही उगलता है, और चंद्रमा के पास अमृत होता है तो चंद्रमा हमेशा अमृत उगलती है। उसी प्रकार जो दुष्ट पुरुष है वो इस मेरे प्रयास को खराब ही कहेगा, मेरी कविता को खराब ही करेगा, दूषेगा। और जो अच्छे मनुष्य हैं वह मेरे इस प्रयास को, मेरी इस कविता को, कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र को सुन करके उसकी प्रशंसा करेंगे, है ना। ये है। फिर आगे वो कहते हैं कि सज्जन चिंतई मन ही मने मित करई सब कोई। विद्यापति कहते हैं कि चिंतन सज्जन चिंतई मन ही मने, जो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, वो हमेशा मन ही मन में ये चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। क्या?
मित्र करई सब कोई, सबको मित्र बनाना है, सबको मित्र बनाना चाहिए। अच्छा आदमी, बुद्धिमान आदमी, भला आदमी सबको अपना मित्र बनाना चाहता है, दुश्मन नहीं। और भेद कहनता मुझ जई, दुज्जन वैरी ना होई। विद्यापति कहते हैं कि जो सज्जन आदमी है वो सबको हमेशा मित्र बनाने के बारे में ही विचार करता है, किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता है। भले ही कोई उसका कुछ भेद भी कह दे, राज भी कह दे, बिगाड़ भी दे, फिर भी एक समझदार आदमी, एक बुद्धिमान आदमी अपने अहित करने वाले को भी अपना दुश्मन नहीं बनाता है, वह सबको मित्र बनाने का ही विचार करते रहता है। ठीक है। अब जो दुष्ट पुरुष हैं, दुर्जन पुरुष हैं, वह तो विद्यापति की कविता को खराब कहेंगे, तो क्या विद्यापति से उससे दुश्मनी कर लें? नहीं, विद्यापति कहते हैं कि मैं अपना फोकस, अपना लक्ष्य अच्छी कविता पर केंद्रित कर रहा हूँ। जो सज्जन पुरुष होंगे वो उसको पढ़ के प्रशंसा करेंगे, जो दुर्जन पुरुष होंगे उसको पढ़ के उसकी खराबी बताएंगे। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं किसी को खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको अपना मित्र मान रहा हूँ और ये मान रहा हूँ कि सब मेरी कविता की प्रशंसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो आगे कहते हैं, बालचंद विज्जावई भाषा, बाल चंद्रमा, द्वितीया तिथि की चंद्रमा, और विज्जावई यानी कि विद्वानों की भाषा, विद्यापति की भाषा, विद्वानों की भाषा, ये दोनों चीज, एक बाल चंद्रमा और एक विद्वानों की भाषा, ये दोनों चीज दुहु नहीं लागी दुज्जन हासा। इन दोनों को दुष्टों का, बुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का जो हंसना है वो इस पर कोई असर नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि ओ परमेश्वर सोहर से ही, ओ मतलब बालचंद, एक जो बाल चंद्रमा है वह परमेश्वर शिव के माथे पर शोभित होता है, इसीलिए कोई इस पर कितना भी हंसे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह तो शिव के माथे पर है, वह तो सर्वोच्च स्थान पा चुका है, ईश्वरीय स्थान प्राप्त कर चुका है, उस पर हंस के ही किसी को क्या मिलेगा। और ई निश्चय नाहर मन मोही, ई मतलब विद्वानों की भाषा, विज्जावई भाषा, विद्वानों की भाषा, विद्यापति की भाषा, वह सभी नाहर मन मोही, वह सभी चतुर मनुष्यों को, समझदार मनुष्यों के मन को मोह लेती है। इसीलिए बालचंद्र और विद्वानों की भाषा को किसी का हंसने पर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अपने सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर चुका है और दूसरा पढ़े लिखे अच्छे लोगों को पसंद आएगा ही। ठीक है, चलो आगे देखो। तीसरा कि फिर वो भृंग कहता है कि सुपुरुषी कहानी हो कहूँ, सुपुरुष कहानी हो कहूँ, जसु पथावे पन्न, जसु पथावे पुण्य, सुख सुभोजन शुभ वन, देवहा जाई सपुण्य। अर्थात भृंग भौरा कहता है कि ऐसे ही सुंदर पुरुष, जो सज्जन पुरुष हैं, जो सबका सम्मान करते हैं, सबको सबकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष एक हैं जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। और उसकी कहानी की भूमिका प्रस्तावना में ही क्या है? पुण्य भरा है, जिसको सुनने मात्र से उस सुपुरुष, उस राजा कीर्ति सिंह सुपुरुष की कहानी को सुपुरुष मतलब सुंदर पुरुष, वह पुरुष जो अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए जीता है, सबकी प्रशंसा करता है, किसी का खिलाफ खराब, किसी के प्रति खराब नहीं सोचता बोलता है। तो ऐसे सुंदर पुरुष एक है कीर्ति सिंह, उसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है। और वह सुंदर पुरुष कैसा है, कौन है? तो कह रहा है कि एक सुंदर, भृंग कहता है सुपुरुष कहानी हो कहूँ, एक सुंदर पुरुष की कहानी मैं कहने जा रहा हूँ। जसु पथावे पुण्य, उसकी प्रस्तावना, उस कहानी की प्रस्तावना भूमिका में ही पुण्य भरा है। सुख सुभोजन शुभ अन्न, देवहा जाई सपुण्य, उसको सुनने मात्र से सुख सुविधा, सुंदर भोजन, वस्त्र इत्यादि मिलते हैं, यानी कल्याण होता है। उसकी कहानी सुनने मात्र से कल्याण होता है। अब वह सुंदर पुरुष कौन है? तो आगे कहा गया है कि पुरुष हऊ बलिराय जासु कर कन्न पसारिये, पुरुष हऊ रघुतन अऊ जेन बेली मा रावण मारिये, पुरुष भगीरथ हऊ जेने निये कुल उद्धारिये, परशुराम पुनि पुरुष जेने खित्ये क्षय करिए, अरु पुरुष पंससो राउ गुरु कीर्ति सिंह गणेश सुव, जे सत्तु समर समदई
करु बप बैर उद्धर ये धोए। सुपुरुष की कहानी मैं कहता हूँ जिसके प्रस्ताव में पुण्य है। और वह पुरुष कैसा है? एक पुरुष, सुंदर पुरुष, सुपुरुष हुए थे कौन? बलुराई यानी राजा बलि, जिसके आगे कृष्ण को, विष्णु को भी हाथ फैला के मांगना पड़ा। दूसरे महान पुरुष, सुंदर पुरुष कौन हुए थे? रघुतनौ यानी राम, रघुतनौ राम, जिन्होंने रावण जिसे दुष्टों का संहार किया था। एक और सुंदर पुरुष, महान पुरुष कौन हुए थे? भगीरथ, जिन्होंने अपने कुल के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर ले आए। एक सुपुरुष कौन हुए थे? परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया 21 बार इस धरती से, ऐसा कहा जाता है। और एक सुंदर पुरुष और हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है? गणेश्वर पुत्र कीर्ति सिंह, जिन्होंने शत्रुओं का मान मर्दन करके अपने पिता के वैर का बदला लिया और राज्य वापस लिया। एक सुंदर पुरुष ऐसे हुए थे कीर्ति सिंह, ठीक है, जो राम, परशुराम, भगीरथ और बलि के समान महान पुरुष थे। ऐसे सूर पुरुष एक हुए थे कीर्ति सिंह। फिर आगे पूछा जाता है कि भृंगी पूछती है कि राय चरित्र रसाल एहू नाह न राखे गोई। राय चरित्र रसाल एहू नाह न राखे ही गोई, कवन वंश को राय सो कीर्ति सिंह को होई। भृंगी कहती है कि अरे आप, भृंग से, कि आप जो बता रहे हैं कि महान पुरुष की कहानी सुना रहे हैं जो राम, बलि, परशुराम, भगीरथ के समान महान थे, तो वो कौन थे? उसका नाम कीर्ति सिंह था, तो वो कीर्ति सिंह कौन थे, किस वंश के थे? यह सुंदर कहानी, यह रसयुक्त कहानी का ही हमें सुनाइए, मैं इसको बहुत ध्यान से सुनूंगी, इसको छुपा करके ना रखिए। फिर भृंग कहता है, उत्तर देता है, तक कक्कस वेद पढ़तीनी, तक कक्कस वेद पढ़तीनी, दाने दलिये दारिद्र, परम ब्रह्म परमत्थे बुज्जई, वित्ते बटोरई कित्ती, सत्ते सत्तु संगाम जुज्जई, ओइनी वंश प्रसिद्ध जग को, तसु करई न सेब, दुहु एथई न पाविये, भू अवे अरु भूदेव। ठीक है भृंग की, वह जो कीर्ति सिंह है वह कौन है उसके बारे में बता रहा है कि तक वेद पढ़ती नहीं, तर्क कुशल हैं, तर्क कुशल हैं कीर्ति सिंह, क्योंकि वह तीनों वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। और दाने दालित दरिये, चूँकि उन शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करने से ये ज्ञान है कि दान से ही दरिद्रता का निवारण होता है, दूर होती दरिद्रता। इसलिए वह तीनों वेद पढ़े हुए तर्कशील हैं और दान से दरिद्रता को दूर करने वाले हैं, और परम ब्रह्म और परमार्थ को बूझने वाले, समझने वाले, जानने वाले हैं। कौन? कीर्ति सिंह। और कीर्ति सिंह क्या है? वित्त बटोरिए कीर्ति, वो वित्त से, धन से शक्ति बटोरते हैं, कीर्ति शक्ति बटोरते हैं, और उस शक्ति के साथ शत्रु संग्राम जुज्जई, उस शक्ति के साथ वो शत्रुओं के साथ संग्राम में लड़ते हैं, जूझते हैं। ओइनी वंश प्रसिद्ध जग को, जगत में एक प्रसिद्ध वंश है जिसका नाम ओइनी है, कौन उसकी सेवा नहीं प्राप्त कर सका है, कौन उसको नहीं जानता है उस वंश को? कीर्ति सिंह उसी ओइनी वंश के हैं। दुहु एकत्थ न पावे, भू अवे अरु भूदेव। विद्यापति कहते हैं कि दोनों चीज़ें एक जगह नहीं पाई जाती। कौन कौन चीज़ें? एक राजा और दूसरा भिखारी। एक ही आदमी राजा और भिखारी एक साथ नहीं हो सकता है, राजा और भिखारी एक साथ कोई नहीं होता है ना। लेकिन इसलिए दुहु एकत्थ न पावई, एक ही आदमी एकत्र रूप एक साथ राजा और भिखारी नहीं हो सकता है। लेकिन कीर्ति सिंह के बारे में क्या कहा जा रहा है? जेन्हे शरण पहिरिए, जेने अस्थि जन विमन न कीजिए, जेई अतथ्य न भनिए, जेई न पाँव उमग दीजिए। विद्यापति कहते हैं कि विद्वान और भिखारी एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं, लेकिन कीर्ति सिंह ऐसे ही आदमी हैं जो एक साथ विद्वान और राजा, ब्राह्मण राजा दोनों हैं। क्यों? क्योंकि वे जेन्हे शरण पहिरिए, जो उनके शरण में आता है उसको वो निराश नहीं करते हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं। जो भिखारी, गरीब, कवि इत्यादि जो भी कुछ है, जो आवश्यकता बस राजा कीर्ति सिंह के दरबार में आते हैं,
वह उसका सम्मान करते हैं, राजा उसको निराश नहीं करते हैं। साथ ही वो क्या कहते हैं कि कीर्ति सिंह क्या है, एक तो जेने शरण पहिरे, जो उनकी शरण में आता है उसका सम्मान करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा, अतिथि जन जो भी आता है उसको भी विमन नहीं करते, विद्वानों का भी सम्मान करते हैं। और जो असत्य नहीं बोलता है, अतथ्य न बनी है, असत्य कभी नहीं बोलता है, और कुमार्ग पर भी कभी पाँव नहीं रखता है। कीर्ति सिंह ऐसे हैं, ठीक है। ता कुल केरा बड़प्पन कहवा कवन उपाय, वो जो ओयनी वंश है, वो ओयनी वंश को जगत जानता है। वो क्यों? क्योंकि उस ओयनी वंश के लोग हमेशा राजा और भिखारी दोनों एक साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा तो वो हैं ही, लेकिन वो विद्वानों का, भिखारियों का, जरूरतमंदों का, शरण में आए हुए लोगों का सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कुमार्ग पर पाँव नहीं रखते हैं। ऐसा कुल है ओयनी वंश का, ऐसा वंश ओयनी वंश का है। और इस वंश की बड़प्पन कैसे कहूँ, क्या कहा जाए, किस उपाय से कहा जाए? इसी वंश में, इसी कुल में कामेश्वर राय जैसे व्युत्पन्नमति राजा, बुद्धिमान राजा हुए। ता कुल केड़ा बड़प्पन कहबा कवन उपाय, जामिए उत्पन्नमति कामेश्वर सन राय। इसी ओयनी वंश में कामेश्वर राय जैसे महान व्युत्पन्नमति बुद्धिमान राजा हुए। देखो, मैंने बताया कि तिरहुत में जो ओयनी वंश था उसके पहले राजा थे कामेश्वर राय, जिसके बारे में बताया गया है। अब कामेश्वर राय के बाद हुए भोगेश्वर राय, उसके बारे में बताया गया है। फिर भोगेश्वर राय के बाद गणेश्वर राय हुए, फिर कीर्ति सिंह हुए। तो क्रम से सबके बारे में बताया गया है। अभी बताया गया व्युत्पन्नमति राजा कौन थे, कामेश्वर राय। अब उसके पुत्र भोगेश्वर राय के बारे में बताया गया है। कह रहा कि तसु नंदन भोगीस राय वर भोग पुरंदर, हुअन हुआसन तेजी कांति कुसुमाहु सुंदर, जाचक सिद्धि केदार दान पंचम बलि जानल, पिए सख भनी पियरोज शाह सुरतान समानल, पत्ता पे दान सम्मान गुने जे सब करिए अपबस, वित्थरिए कीर्ति महिमा मंडल कुंद कुसुम संकास जस। तासु नंदन भोगीस राय, उस कामेश्वर राय के पुत्र थे भोगीस राय, जो सुंदरता में इंद्र के समान थे, कांति में, तेज में अग्नि के समान, हुआसन मतलब अग्नि के समान थे, और सुंदरता में कामदेव के समान थे। वो याचकों के लिए सिद्धि क्षेत्र के समान थे। जो याचक भोगीस राय के पास आता था उसे वह मनचाहा वस्तु प्रदान करते थे, ठीक है। और वो भूमि दान में वो राजा बलि के समान थे, खूब भूमि दान करते थे, ठीक है। दिल्ली के राजा फिरोज शाह ने भोगीस राय को अपना मित्र सखा कहकर उसका सम्मान किया था। प्रिय सखा कहकर भनी मतलब कहना, प्रिय सखा भनी फिरोज शाह सुल्तान ने प्रिय सखा बंधु भाई कहकर भोगीस राय का सम्मान किया था। प्रताप में, दान में, सम्मान में, गुण में, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण भोगीस राय ने सबको अपने वश में कर लिया था। पूरी पृथ्वी में वो उनकी कीर्ति जो थी, उज्ज्वल कीर्ति, फूलों के समान उनकी कीर्ति सुंदर थी, खिलती थी। यानी कि वे बहुत सुंदर थे, सब वीर थे, दानी थे, प्रतापी थे। और भोगीस राय जो कामेश्वर राय के पुत्र थे, और दिल्ली के राजा फिरोज शाह ने उसको अपना प्रिय सखा कहकर संबोधित किया था। तो पहले कामेश्वर राय के बारे में बताया गया, ओयनी वंश के कामेश्वर राय थे। फिर भोगीस राय के बारे में बताया गया। अब बताया जा रहा है भोगीस राय के पुत्र गणेश राय के बारे में। कहा जा रहा है कि तसु तनय नय विनय गुण गरऊ रास गणेश, जे पट्ठाई 10 दिशियो कित्ति कुसुम संदेश, ठीक है। अर्थात कि उस भोगीस राय के पुत्र हुए कौन, गणेश राय, जो नीति और विनय से संपन्न थे, गुण गनिष्ठ संपन्न, सभी महान गुणों से संपन्न राजा हुए कौन, गणेश्वर राय, जो किसके पुत्र थे, तासु तनय। तासु मतलब भोगीस राय के पुत्र राजा गणेश्वर राय हुए, जो नीति, नियम, गुण, प्रतिष्ठा सब में श्रेष्ठ थे, वीर थे। और उन्होंने 10 दिशाओं में अपनी कीर्ति कुसुम संदेश, अपने कीर्ति रूपी फूल का सुगंध 10 दिशाओं में फैलाया। अपने नियम का, व्यवहार का, विचार का, शौर्य का, पराक्रम का, नीति का, सत्य का जो
वैशिष्ट है, गुण है, उसको दसों दिशाओं में पहुंचाने का काम, फैलाने का काम किसने किया? राय गणेश ने, गणेश्वर राय ने। यानी गणेश्वर, राजा गणेश्वर एक महान प्रतापी राजा थे, कहने का अर्थ ये है। फिर आगे कहा गया है कि वो महान प्रतापी राजा गणेश्वर राय कैसे थे, किससे उसकी तुलना की जा सकती है? तो कहा गया है कि दान में वो किसके समान थे, मान में किसके समान थे गणेश्वर राय, सत्य आचरण में किसके समान थे, कीर्ति में किसके समान थे, कीर्ति मतलब यश, और लावण्य सौंदर्य में किसके समान थे, ये सब आगे कहा गया है। कहा गया है कि दाने गरऊ गणेश जेने जाचक जन रंचिए, माने गरऊ गणेश नेश जेन्हे रियु बाडिम भंजिए, सत्य गरऊ गणेश जेन्हे तुलिए आखंडल, कित्ती गरुए गणेश जेन्हे धवलिए महिमंडल, लावण्य गरुए गणेश पुनु देखई सभा सई पंचसर, भोगी से तनय सुप्रसिद्ध जग गरऊ राव गणेश वर। अर्थात राजा गणेश्वर जो थे, जिन्होंने दसों दिशाओं में अपने कीर्ति कुसुम को, अपने यश को फैलाया था, वो दान में श्रेष्ठ थे। क्यों श्रेष्ठ थे? क्योंकि जो भी याचक उनके सामने आया मांगने के लिए, किसी को उन्होंने निराश नहीं किया, सबका रंजन किया, सबकी पूर्ति की। राजा गणेश्वर मान में भी श्रेष्ठ थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करके उनका अहंकार को तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। वो सत्य में, ठीक है, शक्ति में, सत्य मतलब शक्ति में भी श्रेष्ठ थे। गरुए मतलब श्रेष्ठ थे गणेश्वर राय। क्यों? क्योंकि उनकी जो कीर्ति थी, उनकी तुलना जो है, जैन है तुल्य आखंडल, अखंड विश्व के स्वामी इंद्र से उसकी शक्ति की तुलना की जाती थी गणेश्वर राय की, इसलिए शक्ति में भी वो श्रेष्ठ थे। उनकी कीर्ति जो है वह भी महान थी, श्रेष्ठ थी, दसों दिशाओं में फैली हुई थी, है ना। जैन है धावलीय भयमंडल, अपने समग्र पृथ्वी पर उनके कीर्ति यश फैला हुआ था। लावण्य गरुवे गणेश पुण्य देखी सभा सरपंच सर, लावण्य शारीरिक सौंदर्य में ऐसे थे गणेश्वर राय कि उसको देखकर लोग उसको पंचसर कामदेव कहा करते थे, ठीक है, पंचसर कामदेव कहा करते थे। यानी कि देखने में वे कामदेव के समान सुंदर थे गणेश्वर राय। और ऐसे गणेश्वर राय भोगीस राय के तनय यानी पुत्र थे, और सुप्रसिद्ध जग में सुप्रसिद्ध थे। श्रेष्ठ गरुवे श्रेष्ठ थे। कौन? राय गणेश्वर वर। गणेश्वर राय जो भोगीस राय के पुत्र थे, ऐसे महान थे और जगत में प्रसिद्ध थे, राजा थे, ठीक। अब फिर उसका पुत्र कौन था? तो फिर आया है कि तानही करो पुत्र युवराज मांझ पवित्र। उसके जो कई पुत्र थे, जिसमें एक श्रेष्ठ युवराज, पवित्र युवराज, महान युवराज कौन था? वीर सिंह देव, जो कीर्ति सिंह का बड़ा भाई था। गणेश्वर राय के दो पुत्र थे, वीर सिंह देव और कीर्ति सिंह। तो अब पहले वीर सिंह देव के बारे में है कि तानही करो पुत्र युवराज जिन मांझ पवित्र, अगन्य गुण ग्राम प्रतिज्ञा पद पुरनेक परशुराम, मर्यादा मंगलवास कविता कालिदास, प्रबल रिपु बल सुभट संकीर्ण समर साहस दुर्निवार, धनुर्विद्या वैदग्ध धनंजयावतार, साम चरित्र चंद्रदेव चंद्रचूड़ सेव, समस्त प्रक्रिया विराजमान, महाराजा धीराज श्रीमद वीर सिंह देव। वह जो श्रीमद वीर सिंह देव गणेश्वर राय के बड़े पुत्र थे, वे कैसे थे? सभी युवराजों में पवित्र, अनेक गुणों को धारण करने वाले, प्रतिज्ञा पूरी करने में परशुराम के समान थे, अनगणनीय गुणग्राम, अनगिनत गुणों को समाहित किए थे अपने में। कौन? वीर सिंह देव। प्रतिज्ञा पूर्णैक परशुराम, प्रतिज्ञा पूर्ण करने में परशुराम के समान दृढ़ थे। मर्यादा और मंगल का आवास थे, मर्यादा मंगल से संपन्न थे, ठीक है, यानी मर्यादा और मंगल कल्याणकारी गुण उसमें था। कविता करने में भी कालिदास के समान श्रेष्ठ थे। कौन? वीर सिंह देव। बल रिपु बल सुभट संकीर्ण समर साहस दुर्निवार, शत्रुओं की विशाल और भयंकर सेना के बीच भी युद्ध करने वाले थे, साहसी थे, वीर थे। धनुर्विद्या में वैदग्ध, बहुत कुशल थे, धनुर्धारी थे। धनंजय अर्जुन के समान थे, ठीक है। समस्त प्रक्रिया विराजमान, चंद्रचूड़ सेव, शिव के भक्त थे। सनच समाचरित्र सुंदर आचरण वाले चंद्रचूड़ सेव, चंद्रचूड़ यानी शिव की
जो चूड़े यानी माथे पर चंद्रमा रखे हुए है बाल में, शिव, उसकी सेवा करने वाले ऐसे महान महाराधिराज कौन थे? वीर सिंह देव। अब वीर सिंह देव का छोटा भाई कौन था? कीर्ति सिंह, उसके बारे में है। तासु कनिष्ठ गरिष्ठ गुण कीर्ति सिंह भूपाल। तासु उसके यानी किसके? वीर सिंह देव के। वीर सिंह देव के कनिष्ठ यानी कि छोटे भाई, गरिष्ठ गुण लेकिन उम्र में छोटे लेकिन गुण में श्रेष्ठ, कीर्ति सिंह भूपाल। कीर्ति सिंह भूपाल जो थे वह वीर सिंह देव के छोटे भाई थे उम्र में, लेकिन गुण में उनसे भी श्रेष्ठ थे। मैनी साहस चिरजेऊ करो धम्म परिपाल। और ऐसे कीर्ति सिंह जो वीर सिंह देव के छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन गुण में उनसे भी बड़े हैं, ऐसे कीर्ति सिंह भोपाल तुम पृथ्वी पर शासन करो। मैनी सहाऊ, साहस पूर्वक पृथ्वी धरती पर शासन करो। चिरजेऊ, लंबी आयु प्राप्त करो और धर्म का पालन करो। धर्म परिपाल, धर्म पूर्वक आचरण करो, धर्म का पालन करो। ठीक है, ये कहा गया है। फिर आगे क्या है? जिन्हें राजे अतुल तल विक्रम विक्रमादित्य करेऊ तुलनाचे, साहस साधी पाति साही अराधि दुष्ट करेऊ दप्प चूरेऊ, पृथ्वैर उद्धारे साही करो मनोरथ पूरयो, प्रबल शत्रु बल संघटक सम्मिलन संबद्धात संजात पदाघात, तरल तर तुरंग खुर सूक्ष्म वसुंधरा धूलि संभार घनांधकार, श्याम समर निशाभिसारिका प्राय जय लक्ष्मी कर ग्रहण करेऊ, बुड़ंत राज उद्धारी धरेऊ, प्रभु शक्ति दान शक्ति ज्ञान शक्ति तीनों शक्ति के परीक्षा जान ली, रुसली विभूति पलटाए आन ली, अहि तन ही करो अंधकार हरियो, तरल तरवारी धारा तरंग संग्राम समुद्र फेन प्राय यश उद्धारी, दिगंत विद्धारियो। ये कीर्ति सिंह के चरित्र के बारे में बताया गया है कि राजा कीर्ति सिंह अपने बल में कैसे थे? विक्रमादित्य की बराबरी करते थे। विक्रमादित्य नामक महान राजा की बराबरी करते थे और वो साहस जुटा करके साहस करके पातिशाही बादशाह के पास गए जौनपुर, और उसकी आराधना की, उसको प्रसन्न किया और सेना की सहायता लेकर के दुष्ट दुश्मन असलान का घमंड तोड़ दिया युद्ध में हरा करके, और अपने पितृवैरी का संहार करके अपने मनोरथ को पूरा किया, राज्य को पूरा किया। और प्रबल शत्रु बल संघटक, असलान की सेना कैसी थी? बहुत मजबूत थी, विशाल थी, भयंकर थी, लेकिन उसके बीच भी है ना बहुत भयंकर सेना थी असलान की। जब वो चलती थी तो धुएं, घोड़े के पैरों से धुएं उड़ती थी, उसे आसमान में अंधेरा छा जाता था। लेकिन ऐसी सेना को पराजित करके अंधेरे के बीच से ऐसा लगता है कि श्याम सवर निशाभिसारी का काली अंधेरी रात, युद्ध के रात के बीच से प्राय जय लक्ष्मी ग्रहण करेऊ, युद्ध के अंधकार के वातावरण से जीत को, विजय को प्राप्त करने वाले कौन थे? कीर्ति सिंह। यानी उस विशाल भयंकर सेना को हरा करके, भयंकर युद्ध को हरा, अंधकार रूपी भयंकर युद्ध को हरा करके अपने विजय को प्राप्त किया। किसने? कीर्ति सिंह ने। और बूढ़ते अपने डूबे हुए राज्य को, छीने हुए राज्य को फिर से वापस प्राप्त किया, उद्धार किया। ऐसे कीर्ति सिंह प्रभु शक्ति, दान शक्ति, ज्ञान शक्ति, तभी तीनों प्रकार की शक्तियों में श्रेष्ठ थे। तीनों प्रकार की शक्तियों की परीक्षा में उद्धार हुए, ठीक है, पास हुए, उत्तीर्ण हुए, श्रेष्ठ हुए। और रूसली विभूति, अपने खोए हुए राज्य की जो विभूति थी, ऐश्वर्य नष्ट हो गया था, उसको वापस लाए, है ना। और अपने तलवार की तेज धार के तरंग से अपने यश को फैला, दिगंत में फैलाया, विस्तार किया। ऐसे कौन थे? कीर्ति सिंह। फिर विद्यापति कहते हैं, ईस मस्तक विलास पेशला, भूति भार रमणीय भूषणा, कीर्ति सिंह नृप कीर्ति कामनी, यामुनीश्वर कला जगीशतु। अर्थात कि कीर्ति सिंह ऐसे पराक्रमी राजा थे कि जैसे लगता है कि उसके मस्तक पर जो है यश, विभूति, वैभव विलास करती थी, ठीक है, निवास करती थी। कीर्ति सिंह के ईश के मस्तक पर विलास करने वाली विभूति या विभूति, है ना, यानी कि जो भगवान के माथे पर जो विजय होती है, विभूति होती है, वह
चंद्रकला यानी शिव के माथे पर जो विजय रूपी चंद्रमा है, वह कीर्ति सिंह की कीर्ति को कृति प्रदान करे, यश प्रदान करे, विजय प्रदान करे। ठीक है। इस मस्तक विलास पेशला, इस यानी भगवान के मस्तक पर जो विलास करने वाली भूति या विभूति है, भूति रमणीय भूषण है, वह कीर्ति सिंह नामक राजा के कीर्ति कामनी को, यश को बढ़ाए, उसे विजय प्रदान करे। ठीक है, ये भाव है। और यहीं पर प्रथम पल्लव समाप्त होता है।